बाबू जी आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष महोदय मानवर दशरथ मौर्य साहब जी को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय और प्रदेश उपाध्यक्ष मानवर दशरथ मौर्य साहब, आज का संविधान वाचन कर रहे आदरणीय प्रोफेसर आरसी धीमान साहब जी को मेरा सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि मालूम हुआ कि आरसी धीमान साहब जी आज नहीं जुड़े हुए हैं मीटिंग में, तो कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय जी ने हमारे आदरणीय बादल सिंह बहुत साहब ने बताया कि मीटिंग में वाचन, सर किनका नाम बताया था सर आपने? 5-6 वरिष्ठ साथियों से संविधान के कौन-कौन से अनुच्छेद आप समझ पाए उन पर फीडबैक ले लीजिए। जो भी साथी जिस अनुच्छेद को अच्छे से बता सकें, आप बुला लीजिए सीनियर साथियों। सर मुझे नाम थोड़ा बता दीजिए तो मैं वैसे बोल। स्क्रीन पर दिख रहे हैं नाम सबके? जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं नाम सबके? स्क्रीन में है जी सर, मैं देख रहा हूँ जी। मैं सर सबसे पहले एसएल साकेत बौद्ध साहब जी को बुलाना चाहूंगा, संविधान के बारे में जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय एसएल साकेत साहब को। जी सर बोले सर। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही? आ रही सर, आ रही। अच्छा, धन्यवाद संचालक जी। अपनी बात अम्बेडकर एवं बहुजन जन्म में सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में वंदन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक परम प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर बौद्ध जी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय प्रदेश एवं जिला स्तर से जुड़े सभी पदाधिकारी, धम्म अनुयायी, डीएसएस एवं सामाजिक न्याय परिषद के सभी धम्म साथियों, मुझे संचालक जी ने संविधान वाचन के संबंध में बोलने के लिए कहा है। वैसे आज हमारे संविधान वाचन करता परम आदरणीय श्री आरसी धीमान साहब कहीं इसमें व्यस्त हैं, इसलिए अकस्मात रूप से ये हमको सूचना दी गई। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि संविधान वाचन का हमारा ये विगत 2-2.5 वर्ष से प्रारंभ है, और ये संविधान वाचन जब से प्रारंभ किया गया है तो जूम मीटिंग के साथ साथ ये जो हमारे केडर कैंप होते हैं उसमें भी हम
संविधान की बातें, संविधान क्या है और संविधान हमको जानना क्यों जरूरी है, ये भी बातें हमको करना आवश्यक होता है, क्योंकि संविधान केवल SC ST OBC के लिए ही नहीं है, ये पूरे देश के नागरिकों के लिए है। हक है, अधिकार है, और हक अधिकार के साथ साथ उनके जो कर्तव्य हैं वो भी हमको जानना चाहिए, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने समाज के प्रति और देश के प्रति निर्वहन करना चाहिए। और आज हमारे सामने जो चुनौती है और जो संविधान के ऊपर एक काली छाया मंडरा रही है, मनुवादी लोग, जो मानवता का संविधान है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय जो सबके लिए है, नागरिकों के लिए है। और संविधान में नागरिक के साथ साथ प्रदत्त ये वन संपदा, प्रकृति और संरक्षण के लिए भी एक हमारे इसमें भारतीय संविधान की धारा 51 में हमारे कर्तव्य की ओर इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो संविधान का वाचन हमारे धीमान साहब द्वारा किया जा रहा है। पिछले जो आर्टिकल अभी तक 300 मेरे ख्याल से ये 45 तक हो चुकी हैं, और जो संविधान की भाषा है या हम कहें कानून की भाषा है, अगर हम आसानी से नहीं समझ सकते, इतनी क्लिष्ट है, लेकिन हमारे जो वाचन करता है आदरणीय धीमान साहब बहुत ही सरल और सरलीकृत भाषा में उसको एक्सप्लेन करते हैं, और ऐसा लगता है कि किसी स्कूल में हम बैठ के सुन रहे हैं। तो ये संविधान हमारे लिए जैसे जीवन चलाने के लिए, जीवन कैसा हो और कैसे उसमें जो है वो बातें हमारा बुद्ध और उनका धम्म ये सीख देता है। और बुद्ध उनका धम्म जो बातें हैं ये जीवन के लिए है, और उसी के ऊपर जो है ये संविधान मतलब निर्माण किया गया है, निर्मित किया गया है, बनाया गया है। इसमें समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, न्याय है। इसके साथ साथ प्रत्येक जो नागरिक है या व्यक्ति है, और खास करके जो धम्म अनुयायी हैं, ये विशेष करके हमारे धम्म अनुयायियों के लिए, धम्म साथियों के लिए जो सीलें हैं उसमें ज्यादा जोर दिया गया है। और यही सीलें जो 5 सीलें हैं, इसी को में बाबा साहब ने ये रेखांकित करते हुए जब उन सीलों का उल्लंघन होता है तो ये अपराध की श्रेणी में मानी गई है और दंडनीय अपराध ही है। तो यद्यपि मुझे इस संविधान की विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं इसमें RBM 2021 मई से जुड़ा हूँ, तो मैंने भी जो है थोड़ा थोड़ा ये इसको सुनने के साथ साथ अध्ययन करना प्रारंभ किया। यद्यपि मेरा जो कार्य क्षेत्र था ये कानून का ही था, जंगल के कानून, जंगल के काम और जंगल, तो कुल मिलाकर के सब ये उसे संविधान के ऊपर ही आधारित है, जितने भी कानून है। तो ये जब कभी हक अधिकार या जब कभी हमारे कोई क्लेम या कहीं हम अमानवीयता जब हम प्रताड़ित होते थे, तो हम इसकी बात संविधान की दुहाई करते थे। हालांकि उसके पूरा संविधान में क्या क्या आर्टिकल्स उसका जानकारी नहीं थी, लेकिन ये तो जरूर ये पता था कि ये अगर अमानवीयता है, प्रताड़ना है, नियम के विरुद्ध किसी भी, तो ये हम संविधान की दुहाई देते थे। और संविधान हमारा रक्षक, एक कवच है
और ये हमारे प्रत्येक नागरिक को और खास करके हम लोगों को इसीलिए भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लोग, एक तो अज्ञानता है, अशिक्षा है, और इसके अभाव में जब वो कोई ऐसी आपराधिक गतिविधियों में या ऐसी अज्ञानता बस कोई कृत्य करते हैं तो हम कानून की शरण में जाते हैं और संविधान की ही शरण में जाते। संविधान हमारी रक्षा करता है, और यदि हमको ठीक से जानकारी नहीं है नियमों की, कानूनों की, संविधान में हमारे जो हक अधिकार हैं, बचाव हैं, तो हमको न ही केवल शारीरिक परेशानी, दौड़ धूप, मानसिक, इसके साथ आर्थिक परेशानी भी और भी कई जटिलताएं मेरे सामने, हम लोगों के सामने पैदा होती है। तो ये हमारा जीवन चलाने के लिए, जीवन सुचारू रूप से चले, सुखपूर्वक और आनंदित मानवता का हमारा धर्म है। ऐसा देश को चलाने के लिए हमें प्रत्येक नागरिक को, और खास करके हमारे जो छोटे छोटे जो स्कूली बच्चे रहते हैं, वहीं से हमको इसको शिक्षा दी जानी चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। तो जो मुख्य विषय है इसके आर्टिकल्स के हक है, अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, इसकी छोटी छोटी जो है ना एक बुकलेट बना करके हम जब कैडर लेते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसको बांटना भी चाहिए। और क्योंकि ये जब तक हम प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक हमारे जो लोग हैं, चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, जब तक इसको हम जानेंगे नहीं तो हम ऐसी जो कुरीतियों में फंसे रहते हैं, इसमें ऐसी हम अज्ञानता बस, ये जो हमारा आसान है, जटिलताएं हैं, तो इसमें छोटी छोटी बातों के लिए हम जो है ना ये परेशान हो जाते हैं, आपराधिक जो है ना प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाते हैं, और फिर हमारा पूरा जीवन, हमारे अधिकतर लोग जो सीलों का पालन नहीं होता, तो यही तो वायोलेशन होता है, उल्लंघन होता है, आपराधिक प्रवृत्ति बनती है, और उनका जीवन एक प्रकार से जो है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जटिल हो जाता है, और यहाँ तक कि वो जीवन, उनका जीवन ना रह करके ये एक पशुवत जीवन हो जाता है। तो हमारे लिए संविधान एक हक अधिकार के साथ साथ हमको, हमारे जो विजन है, हमारा जो दृष्टि है, ये भी हमको जो ये मार्गदर्शित करता है। इन्हीं बातों के साथ हमको आपने जो है ये अकस्मात बोलने के लिए कहा, मैं प्रयास करूंगा कि मैं भी इस संविधान की जो बात है अच्छे तरह से मैं भी प्रयास करूं। अध्यक्ष उसकी भाषा जो है हमारे विमान साहब ने बहुत ही सरलीकृत करके लगातार, ये लगभग कगार पर ही है उसकी जो वाचन की जो कड़ियां हैं। तो ये हमारे लिए संविधान का वाचन, संविधान को समझना और हम कैडर के माध्यम से अपने लोगों को बताना बहुत ही निहायत भी है, सबके लिए है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी संचालक जी। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बढ़िया वाचन किया आपने। अब मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ अपने आरबीएम के राष्ट्रीय सहायक आचार्य जी अगर जुड़े हो तो आए और अपनी बात रखें, हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय सहायक आचार्य जी, सहायक राष्ट्रीय आचार्य जी। आप सबको सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत के साथ बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सादर विनम्र होकर नमन करता हूँ। हमारी संस्था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब
और हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब के साथ पूरे भारत में सभी समस्त पदाधिकारियों को सादर नमन करता हूँ। आज की इस संविधान वाचन वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब और संचालन कर रहे परम आदरणीय सुखदेव प्रसाद जी के साथ पूरे भारत से जुड़े सभी धम्ममय प्रबुद्ध साथियों को सादर सविनय नमन करता हूँ। जैसा कि अभी परम आदरणीय एस.एल. साकेत साहब ने संविधान वाचन के संबंध में हमारे बीच में अपने विचार रखे और उन्होंने बताया कि संविधान से हमको इतने अधिकार मिले, ये सुविधाएं मिली और जिसका उपयोग हम आम जीवन में कर रहे हैं। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 4 शब्दों का उल्लेख किया है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये मूल्यवान शब्दों का जो उपयोग या प्रयोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में किया है, उसका एक जो विषय, एक शब्द है समता। तो मैं भारतीय संविधान को अपने सामने रखे हुए हूँ और मैं समता को, चूंकि और सब हमारे साथियों को भी बोलना है, तो मैं समता को आप सबके सामने पढ़ देता हूँ, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब के द्वारा ये लिखा गया है। स्त्रियों और दुर्बल घटकों के हक, उन्नति व विकास केवल उपदेश से साध्य होंगे नहीं, उनके लिए प्रत्यक्ष कानून में सुविधा करनी होगी। वैसी सुविधा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना में कर स्त्रियों को समान दर्जा दिया है। समता की संरचना डॉक्टर बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में की है। संविधान की धारा के अनुसार एक व्यक्ति एक मत का मूल्य रखा है। इस मूल्य में समानता आई है। धारा 14 के अनुसार कानून के आगे सब समान है, कानून सबके लिए समान है। राज्य भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में कानून के आगे अथवा कानून के समान संरक्षण को नकार नहीं देगा। 15(1) में राज्य केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान में से किसी भी कारण से भेदभाव नहीं होगा। धारा 17 के अनुसार छुआछूत नष्ट की गई है। उसका किसी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। छुआछूत से अद्भुत कुछ भी असमर्थता लगाना कानूनन अपराध है। धारा 41 के अनुसार काम, शिक्षा और संपत्ति का समान हिस्सा रखा गया है। धारा 42 के अनुसार कार्य संबंधी न्याय व मानवीय परिस्थितियों और स्त्रियों की प्रसूति संबंधी सहायता आदि की सुविधा, समान काम, समान वेतन, समान मौका, ये धाराएं 43, 44, 45 के अनुसार हैं। धारा 46 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्त्रियों को समान हिस्सा देना, वर्ग
वर्ग में विषमता का होना बाबा साहब को कबूल नहीं था। उन्होंने घटना द्वारा सभी क्षेत्रों में समता लाने का प्रयास किया। कानून से उससे भी मजबूत बनाया। धारा 47 के अनुसार पोषण व रहन सहन को बेहतर बनाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार का कार्यान्वयन करने से समता स्थापित करने में सहायता होगी। यहाँ हमारा ये समता का जो अर्थ है, ये समता का जो सार्थकता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रखी है, यहाँ पूर्ण हो जाता है। और आप सबने मुझे सुना, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साधु साधु साधु। बहुत ही अच्छी जानकारी आदरणीय सहायक आचार्य जी के द्वारा प्रदान की गई। अब अगले क्रम में उत्तर प्रदेश के आरबीएम अध्यक्ष आदरणीय श्री राजाराम आनंद जी आए और अपनी बात रखें। आदरणीय बाबू जी। बाबू जी जुड़े हैं? बाबूजी लग नहीं रहा जुड़े, कहीं स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ रहे। जी अध्यक्ष जी। तो बाबू जी जी नहीं चलो, जुड़े तो कोई बात नहीं, 5 मिनट मुझे बुलवा दो। अरे सर आप हमारे आरबीएम के अध्यक्ष महोदय माननीय बहुत भारती बोस साहब जी आए और सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय दशरथ मौर्य जी, संचालक हमारे सुखदेव बौद्ध जी, और अभी हमारे आचार्य जी ने एस.एल. साकित साहब ने अपनी बात को रखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देश वर्ष से जुड़े सभी साथियों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा प्याज आते ना साहब आज नहीं जुड़े हैं तो उनकी अनुपस्थिति में मैंने सोचा 5 मिनट का समय मैं भी ले लूं। देखिए, संविधान के विषय में 2 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि संविधान की जब संरचना की गई तो संविधान निर्माताओं के समक्ष, प्रमुख रूप से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के समक्ष, क्योंकि संविधान लेखा समिति में 7 लोग नामित किए गए थे, उन 7 में से 4-5 बार रहे, एक की मृत्यु हो गई, 1-2 साथी दिल्ली में भी थे तो वो रुचि नहीं लेते थे, ध्यान नहीं देते थे। इस कारण संविधान का सारा भार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर ही आ पड़ा। तो 2 बातें जो मैं विशेष रूप से आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो देश के लोगों को बहुत पहले से मालूम होना चाहिए था, नहीं हुआ। संविधान लिखना कोई बड़ा काम नहीं था, कोई बड़ा काम नहीं था। बड़ा काम क्या था? फिर सवाल उठेगा, प्रश्न उठेगा कि बड़ा काम क्या था। तो बड़ा काम था 565 राजधानियों को एक सूत्र में जोड़ना। क्योंकि जब देश आजाद हुआ, या आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे देश में 565 राजा थे, 565 राजघराने थे।
तो जो 565 राजघराने थे वो संविधान को कैसे स्वीकार करेंगे, ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि वो तो स्वयंभू राजा थे, रानी के पेट से पैदा होते थे, उनको वोट की, लोगों की, किसी की कोई जरूरत ही नहीं थी। और संविधान जो आना था वो लोकतांत्रिक आना था, उसमें राजाओं के राजपाट खत्म होने थे। तो जब राजाओं के राजपाट खत्म होने थे और राजा को भी सामान्य प्रजा की तरह लाइन में लगना था, तो एक बड़ी समस्या थी कि 565 राजा उस संविधान को कैसे स्वीकार करेंगे। इसी में दूसरी समस्या थी 8 धर्मों के लोग, 8 धर्मों के लोग जो विभिन्न विभिन्न मान्यताओं में अपनी आस्था रखते हैं, जो ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा में यकीन रखते हैं, ऐसे 8 धर्मों को मानने वाले लोग एक सूत्र में कैसे बंधेंगे, वो संविधान को सर्वोपरि कैसे मानेंगे, अपने आस्था से, अपने भगवान से, अपने ग्रंथ से, अपने ईश्वर से बड़ा संविधान को कैसे स्वीकार करेंगे, ये एक बाधा थी। और बाधा थी वर्ण व्यवस्था, जातियां। जो जाति से ही अपने को सर्वोच्च मानता है, जो जाति से ही अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है, उच्च कुल का मानता है, वो सामान्य रूप से अपने आप को एक साधारण आम नागरिक के रूप में कैसे स्वीकार करेगा, ये बड़ी समस्या थी। और बड़ी समस्या थी हजारों जातियों में बटे हुए लोग, कई धर्मों में बटे हुए लोग, हजारों जातियों में बटे हुए लोग, और 20 भाषाओं में बटे हुए लोग, जिनकी भाषा ही अलग थी। कोई तेलुगु जानता है तो मराठी नहीं जानता, जो मराठी जानता है तो वो बंगाली नहीं जानता, जो बंगाली जानता है तो वो असमी भाषा नहीं जानता, तिरमुड़ नहीं जानता। इस किस्म की विशेष परिस्थितियां थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 500 राजधानियों को एक साथ इकट्ठा रखना है, एक सूत्र में बांधना है, कई धर्मों में बटे हुए लोगों को एक सूत्र में बांधना है, कई भाषाओं में बटे हुए लोगों को एक सूत्र में बांधना है, कई जाति और वर्णों में बटे हुए लोगों को एक सूत्र में बांधना है, और सबकी प्राथमिकता तय करनी है। और वो प्राथमिकता है कि मैं प्रथम भारत का नागरिक हूं, मेरे लिए राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है, मेरे लिए देश सबसे सर्वोपरि है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी, और इसी चुनौती की वजह से भारत में कोई संविधान लिखने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा नहीं था दूसरे लोग बैरिस्टर नहीं थे, महात्मा गांधी खुद बैरिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे, बहुत सारे लोग बड़े बड़े वकील थे, लेकिन सबके सामने यही बड़ी समस्या थी कि संविधान बनाने में ये सब इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो उस वक्त कुछ लोगों के दिमाग में आया कि भाई इतनी बड़ी समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय के जितने राजनेता थे, उनके नाक में वो चुभते थे, जैसे कील चुभती है ना, ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुभते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो ऐलान कर दिया था, चैलेंज कर दिया था कि संविधान सभा के दरवाजे तो छोड़ो, हमने रोशनदान तक बंद कर दिए हैं, अम्बेडकर कैसे घुसेगा हम बताते, हम घुसने ही नहीं देंगे। ये लिखित बातें जो मैं बता रहा हूं, ये कोई मौखिक बातें नहीं है। लेकिन जब वो धन्य हो पश्चिम बंगाल के साथियों का, खास करके मुसलमान साथियों का, जिन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा, जोगेंद्र नाथ मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद,
कि वो अपनी जिम्मेवारी पे बाबा साहब को ले गए कि मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं आपको संविधान सभा में भेज दूंगा। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। और जब संविधान सभा में बाबा साहब आ गए तो बड़ी चुनौती ये थी कि इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान अगर कोई निकाल सकता है तो उस महान पुरुष का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। देखिए, जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये 75 वर्षों में भारत में नहीं हुई। हमने संविधान वाचन कार्यक्रम क्यों शुरू किया? इसलिए शुरू किया कि मूल जो बातें हैं, मूल जो समस्या है, मूल जो वैचारिक युद्ध है, वैचारिक क्रांति है, वो भारत के लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा। उस पर कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा, उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। एक चुनौती। और दूसरी बात में जो कहने वाला था, एक बात मैंने कही, दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि कुछ लोग इस संविधान को पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते, उसके मुख्य कारण मैं आपको बता दूं। मुख्य कारण ये नहीं है कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा इसलिए पसंद नहीं करते, ये कारण नहीं है। कारण यह है कि संविधान में जो धारा अनुच्छेद 13 बाबा साहब लिखे कि 26 जनवरी 1950 से प्राचीन काल की सारी मान्यताएं शून्य घोषित। अब कोई प्राचीन काल की मान्यता स्वीकार नहीं होगी। उसमें वेद, पुराण, ग्रंथ सब आ गए, सब शून्य घोषित हो गए। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं, जो संविधान का विरोध करते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं। दूसरा अनुच्छेद बाबा साहब जो लिखे 17 अनुच्छेद में बाबा साहब ने लिखे कि भारत का प्रत्येक नागरिक समान रूप से 26 जनवरी 1950 से बराबर का अधिकारी होगा। कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, जन्म, लिंग, भेद ये बाधा नहीं होगा। और भारत की प्रत्येक संपदा में, भारत के प्रत्येक नौकरियों में, राष्ट्रपति से लेकर 4th क्लास के कर्मचारी तक, उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को भागीदारी करने का, हिस्सेदारी करने का, कंपटीशन करने का अधिकार होगा। एक ये पसंद नहीं है जो संविधान का विरोध करते हैं, उनको मैं बता रहा हूं। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक जो धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, धार्मिक रूप से प्रत्येक भारत के नागरिक को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, ये संविधान के विरोध करने वाले लोगों को पसंद नहीं है। तीसरा, जो वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, कमजोरों को, गरीबों को मिले, ये उनको पसंद नहीं है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं, अगर इनको संविधान से निकाल दिया जाए, आर्टिकल 13 निकाल दिया जाए, आर्टिकल 17 निकाल दिया जाए, आर्टिकल 340 निकाल दिया जाए, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक निकाल दिया जाए, कुछ मौलिक अधिकार है 6, उनको निकाल दिया जाए, तो जो संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं ना, वो कल से देखना बाबा साहब की चित्र अपने घर में लगाएंगे, बाबा साहब को फूल माला चढ़ाएंगे और विष्णु का अवतार घोषित कर देंगे। मैं बड़े विश्वास के साथ कर रहा हूं आपसे। तो ये कुछ ऐसी बातें जिनकी ओर देश का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, खास करके 85% बहुजन समाज का ध्यान तो इन बातों की तरफ जरूर जाना चाहिए। ये उद्देश्य है संविधान वाचन कार्यक्रम शुरू करने का। और खुशी की बात है, हम लोगों ने 5 वर्ष पहले ये कार्यक्रम शुरू किया। आरसी धीमान साहब का बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला है, हम उनका थैंक्स बोलते हैं। और लोग आज से 5 वर्ष पहले संविधान की चर्चा नहीं करते थे, संविधान के बारे में किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी मंच पर कोई बात नहीं होती थी। लेकिन 2024 का चुनाव संविधान के बगैर नहीं हो रहा। पक्ष भी और विपक्ष भी अपनी बात संविधान से शुरू कर रहा है। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों की जीत है। और बहुत बड़ी भूमिका इसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की है, आरसी धीमान जी की है, माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब की है, जितने साथी हमारे लगे हैं सबकी है। तो मुझे आज मौका मिला नहीं है, मैंने जबरदस्ती लिया है। तो मैंने सोचा कि
एक 5-7 मिनट जो मूल बातें हैं जिनकी ओर देश का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, हमारे युवा वर्ग का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, तो मैंने कहा मैं भी अपनी बात रखता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। क्या हुआ सुखदेव बौद्ध जी, आपकी आवाज नहीं आ रही? आपका माइक बंद है सुखदेव बौद्ध जी, माइक ओपन करिए। जी, खुल गया आपका माइक। जी सर, अब मैं अगले वक्ता क्रम में आदरणीय सुशील निगम साहब जी को बुलाना चाहूंगा। अगर सर जुड़े हैं तो अदब और सम्मान के साथ आपका स्वागत है, आए और अपनी बात रखें। निगम साहब जुड़े हैं सर? मुझे लगता है माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब को बुलवा दो। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी को बुलवा दो, कार्यवाहक अध्यक्ष जी को बुलवा दो। जी सर, कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब जी आए और अपनी बात रखें। आदरणीय जी सारा जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। जय। आज के संविधान वाचन पर सभी साथियों का फीडबैक लिया गया और फीडबैक में साथियों ने बोला, हमारे साथ के द्वारा भी संविधान पर संबोधन किया गया। संविधान हमारा हमको क्या देता है, इस बात से हमको जांचना है। अभी हम जिस प्रकार से संविधान को समझना चाहिए या समझ सकते थे, वो नहीं समझ पाए। संविधान न होने से पूर्व हमारी स्थिति कैसी थी और संविधान होने के बाद हमारी स्थिति कैसी है, इसी आकलन के आधार पर हमको ज्ञात होता है कि संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद, धर्म सेवक संघ और सभी बहुजन साथी जो हैं, युवा वर्ग है, उनको संविधान का एक एक अनुच्छेद और उसकी जानकारियां होना बहुत जरूरी है। जानकारी के अभाव में कई जगह हम पिछड़ जाते हैं। जानकारियां न होने के कारण कई ऐसे मौलिक अधिकार हैं इनको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं और बहुत से साथी कानून की जानकारी के अभाव में कई दंड ऐसे भुगते रहते हैं जिनके वह अधिकारी भी नहीं होते। अगर आप सही तरीके से नियमों को जानते हैं, समझते हैं, तो किसी भी कार्यालय में जाकर संवैधानिक भाषा में आवेदन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे रुके हुए कार्यों को भी हम करवा सकते हैं। तो संविधान जब नहीं था तब हमारी स्थिति एक वंचित वर्ग के रूप में थी। वंचित वर्ग यानी कि जो मानवों की या एक मानव समुदाय की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से हम वंचित थे, सुख सुविधाओं से वंचित थे। हमारा कहीं पंजीबद्ध तरीके से शासकीय अभिलेखों में दर्ज न होने के कारण हम पशुओं से बुरी स्थिति में थे। बाबा साहब की होम रूल में जो मानवों के जैसे सुविधाएं हमको प्राप्त करने के लिए इंडिया एक्ट द्वितीय 1935 के तहत हमको जो सुविधाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में मिली, वही सुविधाएं आगे चलकर
कुछ ओबीसी के साथियों को प्राप्त हुई और अन्य जो आर्थिक आधार पर इसकी मांग करते रहे हैं और आरक्षण में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते रहे हैं, उन लोगों ने भी इसको ईडब्ल्यूएस के रूप में प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि शासन में उनके पैरोकार बैठे हैं, उनके समूह के उनके शासन के साथी होने के कारण वो जैसा चाहे वैसा कर लेते हैं और संविधान को अपने हिसाब से संविधान के रास्ते से ही कुचल डालते हैं, मरोड़ डालते हैं। संविधान को संविधान के रास्ते से ही ठेस पहुंचाना, बाधा उत्पन्न करना, उसके जो अधिकार है वो प्रत्येक मानव तक नहीं पहुंचने देना, ये सबसे बड़ा संकट है हमारे बहुजन समाज के साथियों को है। इसकी जानकारी हम सभी साथियों को होना चाहिए और इसीलिए इसको बार बार हम सभी सुनवाने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक आर्टिकल की जानकारी हमारे जुड़े हुए साथियों को होना चाहिए और जितने भी 45, 55, 65, कभी 100, कभी 150 साथी जुड़ते हैं, तो अगर इसके नोट से हम तैयार कर रहे हैं तो जितनी बातें सुनते हैं उतनी बातें अगर हम समाज के साथियों को पहुंचाएं, 2-2, 5-5 साथियों को बैठ के सुनाएं, तो इसकी जो प्रेम्बल है तो देश का, जिसको हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, उसका मूल नाम है उद्देश्य का। कि उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य को लेकर विशेष चर्चा उस पर बाबा साहब ने संविधान प्रारंभ होने से पहले एक अच्छा खासा भाषण दिया था और संविधान लागू होने के दिन भी एक अच्छा भाषण दिया था, जिसको प्रथम भाषण और अंतिम भाषण के रूप में जाना जाता है। उसको कभी मैं शेयर कर दूंगा या आप देख भी सकते हैं। 2 भाषण बहुत प्रसिद्ध रहे हैं बाबा साहब के, संविधान प्रारंभ होने से पहले और संविधान के लागू होने से पहले, बनने से पहले और लागू होने से पहले। उसमें बाबा साहब ने स्पष्ट क्लियर कर दिया था 26 जनवरी 1950 को कि आज से हम विरोधाभास के जिंदगी जिएंगे। विरोधाभास कैसा है कि देखने में तो समरसता दिखेगी, लेकिन आवाज ऐसा होगा कि ना कहीं सम है ना रस है, यहाँ तो विषम ही विषम है और रस जैसी कोई बात ही नहीं है, सब जहर ही जहर जैसा लगता है। तो बाबा साहब ने कहा था कि इस व्यवस्था से सताए हुए लोग ही इस संविधान को सबसे पहले खत्म करने का या बंद करने का आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि संविधान को कुचल डालो संविधान के ही मार्ग से, ये प्रक्रिया आज हमें बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। अगर इसकी जानकारी हम बहुजन साथियों को होती, जैसा माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि संविधान को अगर हाथ लगाया तो खून बहेगा सड़कों पर, उनको जानकारी थी संविधान की, संविधान के बारे में भाई जानते थे कि अगर ये नहीं रहा तो सीधा सीधा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज रिपब्लिकन की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। रिपब्लिक तो संविधान के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत राज में, नगरीय राज में और विधानसभाओं के, राज्यसभा के, लोकसभा के होता है बार बार री, पर पब्लिक के पास पुनः री बार बार आता है कि आप सरकार को चुनिए। आज हमारी लड़ाई सिविल डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेसी में जो प्रतिभागिता हमको होना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, साझेदारी हमारी होनी चाहिए, हिस्सा जो होना चाहिए, उससे कहीं न कहीं हम वंचित रह रहे हैं और हमें सुविधाओं के नाम पर विभिन्न प्रकार के लॉलीपॉप पकड़ा दिए जाते हैं। गरीबों को राशन के रूप में, बच्चों को मिड डे मील के रूप में और अन्य साथियों को अन्य प्रकार के लाभ दे दिए जाते हैं और इस लाभ को पहुंचाने में जो कुछ छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर समाज को पलटने वाले लोग होते हैं, पलटने वाले लोगों को, जैसे माननीय कांशीराम साहब ने एक किताब लिखा चमचा युग, तो कुछ अपने स्तर की हर गली मोहल्ले में ये मिल जाते हैं। कुछ छोटी चम्मच होती है, कुछ बड़ी चम्मच होती है, कुछ बड़े चमचे,
इन चमचों से सावधान रहकर समाज को इनको एक्सपोज करना है और समाज में इनकी स्थिति बताना है कि समाज को पलटने वाले लोग इस संविधान हमको सिखाता है, इनको जानकर हम बात कही रह जाओ कर समझ बातें आपस में शेयर करें और समाज तक पहुंचाएं। और यही मेरी बात खत्म होती है। अगर अध्यक्ष जी जुड़े हों माननीय मौर्य साहब, तो इस संबंध में माननीय संचालक जी उनका उद्बोधन ले लें। और अगर अध्यक्ष जी नहीं जुड़े हैं तो माननीय जगदीश प्रसाद बाबू जी हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने शासन के सभी अंगों में उत्तर प्रदेश में अच्छे तरीके से नजदीकी से देखा है। तो शेष समय जो 5 मिनट का है अध्यक्ष जी को दें या फिर बाबू जी को दें, माननीय संचालक। जय भीम, नमो। हाँ, तो जैसा कि आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि अगर मौर्य साहब जुड़े हों तो सर अध्यक्ष जी उद्बोधन प्रदान करें, या अगर नहीं जुड़े हों तो सर बाबूजी जगदीश प्रसाद बाबूजी से निवेदन है कि ना वो सम्मान के साथ आए। और शुरू में तो जुड़े थे मौर्य जी, सर शुरू में बोले थे तो शुरू में जुड़े थे वो। चलिए 1-2 बार और उनका नाम अनाउंस कर लो, नहीं है तो फिर मजबूरी है। जी सर, आज की संविधान वाचन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मौर्य साहब अगर जुड़े हों तो आए और अपनी बात रखें सर। नहीं है मेरे ख्याल। नहीं है तो सर आइए सर, आदरणीय बाबूजी जगदीश प्रसाद बाबूजी अपना उद्बोधन रखें सर। आइए बाबूजी। अदब और सम्मान के साथ सर स्वागत है, आइए अपनी बात रखें। जगदीश प्रसाद बाबूजी जुड़े हैं सर? बाबूजी पहले तो जुड़े हुए थे, अब पता नहीं हट तो नहीं गए। कोई बात नहीं, RS रवि साहब हमारे सीनियर साथी हैं, उनको ले लो। जी सर, आए सर RS रवि गौर साहब जी, अपना उद्बोधन रखें सर। आइए जी सर, जी सर, जी सर। संचालक जी मुझे बोलना है। जी सर, जी आज संविधान प्रबोधन का दिन है, सोमवार। पानी तो लाना। संविधान प्रबोधन में अपनी बात रखें। उससे पहले मैं करुणा के सागर तथा गौतम बुद्ध, देवानामृत सम्राट अशोक महान और वर्तमान भारत के सिंबल अवनाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर सहित सभी महान पुरुषों को 3 बार नमन बंदन करता हुआ और आज की जो मीटिंग में शामिल हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक परम सम्मानित जयप्रकाश भारती साहब, साथ ही साथ पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय पात्र सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय आचार्य मान्यवर इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, तथा हर सोमवार को संविधान का पाठ पढ़ाने वाले विशेषज्ञ मान्यवर RC दीवान साहब, तथा राष्ट्रीय स्तर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का सादर सम्मान करते हुए सहवर्गीय साथियों को सादर नमोदय जय भीम प्रेषित करते हुए मैं कम समय में अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारा देश यह कि
हमारे महान पुरुषों के अथक प्रयास के बावजूद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और आजाद भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी भारत के संविधान लिखने की। और हम सबके रहबर अर्थात पैगंबर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, हम आपको मालूम है कि 1920 तक ही अच्छे से पढ़े लिख कर तैयार हो गए और बाबा साहब अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 से भारत का संविधान लिखना शुरू किया, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 तक लिखकर दुरुस्त कर दिया तथा उस समय के जो देश के प्रभावशाली व्यक्ति थे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रेजेंट किया और राष्ट्रीय जो भारतीय संविधान के और भी सहायक एवं जिम्मेदार पदाधिकारी सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए, इसलिए 26 नवंबर को आप लोग का संविधान दिवस कहते हैं। ये हम आप सबको शायद मालूम है। अब तो इसमें ज्यादा बात ना कहते हुए मैं दूसरे पहलू पर ये बात कहना चाहता हूं कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होता है और अब लगा हुआ है 2024। तो 1950 तो 50 उधर हो गए, 24 इधर, लगभग 73 वर्ष पूरे हो गए, 74वां वर्ष लगा हुआ है और अभी भी हमारे बहुजन समाज के लोग अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति अनपीड़ा वर्ग माइनॉरिटी के लोग अभी भी बहुजन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी संविधान से कोसों दूर है। प्रबुद्ध साथियों, मैं एक मिनट में एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना चाहता हूं। एक दिन हम लोग एक विशेष काम से सामाजिक काम से सीधी जिले गए हुए थे। हम लोग जो है 3-4 भाई थे साथ में। तो हमारे गरीब समाज की माता बहनें पर्वत पठारों में तेंदू एक पहाड़ी पेड़ होता है, जंगली पेड़ होता है, उसके पत्ते तोड़ रहे थे। माता बहनें अपनी फटी हुई साड़ियों के टुकड़ा अपनी कमर में लपेटे हुई थी। कुछ जेंट्स भी जो है एक चादर का टुकड़ा जो है अपने कमर में लपेटे हुए तेंदू के पत्ते तोड़ रहे थे। तो मैंने अपने साथियों से, जो 4-5 साथी थे हमारे, उनसे ये बात शेयर किया। मैंने कहा यहीं पर रुकना 10 मिनट। मैंने कहा कि देखिए, चाहे हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान चाहे पूरा समाप्त कर दिया जाए, चाहे पूरा जला दिया जाए, या और भी तरह तरह की ये लोग यहाँ पता तोड़ रहे हैं, चाहे इनके घरों में आग लगा दी जाए, लेकिन अभी भी बहुत हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा संविधान से कोसों दूर है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए प्रेजेंट किया है कि हमारे बहुजन समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी कभी बताया करते हैं कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध लोग में शिक्षक आते हैं, पटवारी हैं, पंच सरपंच हैं, वकील हैं और छोटे किस्म के विभिन्न तरह के दुकानदार हैं। ये मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जो प्रबुद्ध हैं, इन्हीं लोगों के हाथ है जिनमें संविधान के समाज को मार्गदर्शन की जिम्मेदारी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी 73-74 वर्ष बाद भी बाबा साहब का संविधान समाज में नहीं पहुंच पाया है। तो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के मार्गदर्शन में, माननीय बादल साहब के प्रयास से ये 4-5 वर्षों से लगातार जो मीटिंग माध्यम से हम लोग संविधान भी पढ़ रहे हैं, हर बुधवार को बुद्धा एंड धम्मा पढ़ रहे हैं और हर मंगलवार को इस समय जो है हम लोग संस्कार भी सीख रहे हैं और इसी प्रकार से हमारी फिजिकली भी मीटिंग हो रही है। तो निश्चित ही हम लोग संविधान के संबंध में सीख रहे हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग
ऑनलाइन भी और फिजिकली भी मीटिंग करके महान पुरुषों के किए गए कार्यों को अमुक रूप से संवैधानिक कार्यों को भी समाज तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही देर है पर अंधेर नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा समाज जागरूक होगा। समय अधिक हो चला है। संविधान में और बहुत सारी बातें हैं। हम लोग संविधान की विशेषताएं भी कई बार पढ़ चुके हैं। हम लोग संविधान के मूल अधिकार भी कई बार पढ़ चुके हैं। हम लोग मूल कर्तव्य भी कई बार पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ संविधान से संबंधित बहुत सारी आर्टिकल्स हैं, बहुत ऐसी धाराएं हैं। जैसा हम आप जानते हैं कि जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो इसमें 395 अनुच्छेद रहे हैं। अब तो कुछ अनुच्छेदों में सुधार कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है। समय अधिक हो चला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने मार्गदर्शन किया है। हमारे युवा शक्ति के प्रणेता माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब ने भी प्रबोधन किया है और भी आगे अगले वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। ज्यादा समय जाया न करते हुए एक बार मैं पुनः आज की जो मीटिंग में शामिल सभी प्रबुद्ध साथियों को और प्रबुद्ध जनों को साधुवाद ज्ञापित करते हुए और आप सबको शारदा नमो बुद्धाय जय भीम प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शारदा नमो बुद्धाय जय भीम जय भारत। जी साहब संचालक। बहुत बहुत साधुवाद सर। आप आदरणीय और अगर समय हो तो मैं और वक्ता बुलाऊं या फिर सभ्य सत्ता की अनुमति प्रदान करें? सभ्य सत्ता सर जी सर।